स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में 11th जेपीएससी से संबंधित वर्तमान समय में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन टॉपिक को एक एक करके करवाया जा रहा है और वैसे टॉपिक को करवाया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न लगभग बिल्कुल चांसेस है कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। आपको यकीन नहीं है तो आप पीछे का एग्ज़ाम देख ले, वहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं और वो टॉपिक आपको सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। तो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखेंगे, गरीबी और बेरोज़गारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आपको पीटी में तो काम देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको ये मेंस में भी काम देने वाला है। और आपका उद्देश्य क्या है? सिर्फ पीटी पास करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको पीटी पास करना, आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है और अंतिम सिलेक्शन तक जाना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए। बस अपने आप मन में ये सोच के ना चले कि बस हमको पीटी पास करना है। तो इसलिए ये टॉपिक गरीबी और बेरोज़गारी है, वो आपको पीटी में तो काम देगा ही देगा, ये टॉपिक आपको मेंस में भी काम आने वाला है। इसलिए गरीबी एवं बेरोज़गारी से संबंधित एक तो कुछ जो महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल चीज़ है इसमें वो भी देखेंगे और साथ ही साथ जो लेटेस्ट डेटा है, इससे संबंधित जो भी लेटेस्ट डेटा है, जो भी आंकड़े हैं, उसको इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में जेपीएससी से संबंधित प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप वीडियो को जाकर देखें और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप करेंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो गंगा स्टडी में जो सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का अंतिम प्रहार सीरीज चलाया गया है वो भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो को आप ज़रूर कर लें, वहाँ से भी प्रश्न आपको जेपीएससी में देखने के लिए मिलेगा। योजना से संबंधित भी वीडियो है, तो वहाँ पर आप प्ले लिस्ट जाकर देखें, वहाँ पर कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं, गरीबी एवं बेरोजगारी। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले गरीबी को देखेंगे, पॉवर्टी को, उसके बाद देखेंगे बेरोजगारी। तो गरीबी का डेफिनेशन अगर पहले देखें तो आमतौर पर गरीबी को देखा जाता था एक वंचना शब्द है। वंचना के तौर पर हम गरीबी को देख सकते हैं, मतलब सुविधाओं का अभाव। और किस तरह का सुविधा? तो पहले तो इसका जो गरीबी का डेफिनेशन में रोटी कपड़ा मकान को सिर्फ शामिल कर दिया जाता था कि मतलब जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ना हो उसको गरीबी के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे इन सुख सुविधाओं की दौर में रोटी कपड़ा मकान तो अब लगभग लोगों तक पहुंच गया और अब इसमें रोटी कपड़ा मकान के अलावे और भी कई सारे तत्व शामिल किए जाते हैं गरीबी की जो निर्धारण है उसमें। तो अब गरीबी का जो डेफिनेशन है उसमें कई सारे तत्व शामिल हो जाते हैं। जैसे अब इन्वायरमेंट को भी लिया जाता है कि अगर इन्वायरमेंट के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति में कई सारे तत्व हैं ऐसे जिसको गरीबी में देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, गरीबी को दो रूपों में देखा जा सकता है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब क्या है? किसी से कंपैरिजन करके देखना, किसी से तुलनात्मक रूप से गरीबी को देखना, किसी से कंपैरिजन मतलब तुलना करके देखना कि गरीब है या नहीं। और दूसरा है निरपेक्ष, मतलब कोई तुलना नहीं। और सापेक्ष जो गरीबी है वो विकसित देशों में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मौलिक चीज़ें हैं, जो भी मूलभूत चीज़ें हैं, वो लगभग सभी को प्राप्त होता है विकसित देशों में, क्योंकि वहाँ पर संपन्न देश होता है वो। और वहाँ पर लगभग गरीबी का जो मापन है वो निरपेक्ष नहीं सापेक्ष होता है, क्योंकि हम पहले ही बोले वहाँ पर तुलनात्मक रूप से देखा जाता है। मतलब सभी के पास रोटी कपड़ा मकान, एक अच्छा जीवन स्तर लगभग सभी लोगों के पास है, लेकिन वहाँ एक दूसरे के तुलना में कितना गरीब है वो देखा जाता है। तो विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी देखा जाता है और जो विकासशील देश हैं या फिर अविकसित देश हैं उसमें निरपेक्ष गरीबी देखा जाता है। ठीक है, तो अगर भारत में देखें तो कैसा गरीबी देखा जाएगा? निरपेक्ष गरीबी। और अगर अमेरिका जैसे देशों में बात करें तो सापेक्ष गरीबी। और अगर सापेक्ष गरीबी हो तो उसके मापन के लिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक जैसे उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये सापेक्ष गरीबी के मापन के लिए हो गया। लेकिन जब भारत जैसे देश में जब निरपेक्ष गरीबी की बात करें तो सीधे काउंट कर लिया जाता है कि कौन कितना गरीब है। तो
तो इस तरह का काउंट डायरेक्ट कर दिया जाता है जनसंख्या को कि कितना गरीबी रेखा के नीचे है, कितना गरीबी रेखा से ऊपर। तो ये बीपीएल एपीएल का कंसेप्ट भी इसमें देख सकते हैं। अब अगर हम भारत में गरीबी का मापन की बात करें तो आज़ादी से पूर्व, यहाँ से देखिए अब प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। भारत में गरीबी का मापन भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न जेपीएससी के बैकलॉग के एग्जाम में पूछा है। 21 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था जेपीएससी बैकलॉग, उसका पीटी का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले गरीबी का मापन किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उनका एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका पुस्तक का नाम है, और उसमें ये बात का जिक्र किया है इन्होंने। और इसमें बताया है इन्होंने कि भारत के लोगों का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो आय है वो 16 से 35 रुपये है। मात्र 16 से 35 रुपये भारतीयों के आय के बारे में बताया है। और सर्वप्रथम भारत में गरीबी का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम देखें, उसके बाद भी आज़ादी से पूर्व कई सारे लोगों ने गरीबी का आकलन किया है, लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हम बात करेंगे। तो अब फिर आज़ादी के बाद से गरीबी के मापन के लिए भारत में क्या प्रयास किए गए हैं। तो रथ डांडेकर समिति 1971 में रथ डांडेकर समिति आया। उसके बाद है अलग समिति। कौन सा समिति? अलग समिति। अलग समिति 1979 में आया है। और यही इसी समिति के द्वारा भारत में सबसे पहली बार जो है वो कैलोरी का कंसेप्ट दिया गया था। और इन्होंने बताया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी अगर प्राप्त कर रहा है कोई व्यक्ति तो वो गरीब नहीं है। तो कम से कम न्यूनतम 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का निर्धारण किया। अब सोच रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक कैलोरी ऊर्जा क्यों चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे ज़्यादा जो बल वाला कार्य है वो करना पड़ता है। जो कार्य है वो ज़्यादा पारिश्रमिक होता है, मतलब ज़्यादा उसमें बल लगता है, तो उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे खेती बाड़ी कृषि से लोग जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होता है, तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा का खपत होता है। तो इसलिए 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में बताया इन्होंने और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, अब आगे आया एक लकड़वाला समिति। ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि कौन सा जो समिति है गरीबी के मापन से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक को कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो लकड़वाला समिति भी गरीबी का आकलन से संबंधित है। ये 1989 में आया था। उसके बाद देखते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि 2005 में आया था और ये अपना रिपोर्ट 2009 में सौंपा, रिपोर्ट जारी किया। उसके बाद योजना आयोग के द्वारा जब गरीबी का आकलन किया तो इन्होंने भारत में बताया कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिदिन का आय जो है शहरी क्षेत्र में 33 रुपये है और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये है तो वो गरीब नहीं है। तो ये तो आंकड़े जो जारी किए गए थे, जो एस्टिमेट किया गया था, जो मापन किया गया था, ये काफ़ी कम बता रहा है। इस योजना आयोग के द्वारा काफ़ी कम बताया गया है कि अगर शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आएगा 33 रुपये है तो वो गरीब नहीं है, 33 रुपये से अधिक है तो वो गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये से अधिक है तो वो गरीब नहीं है। तो ये आंकड़े आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सी रंगराजन समिति ने इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी किया। इस जो 33 रुपये और 27 रुपये का कंसेप्ट दिया था योजना आयोग ने, वही सी रंगराजन समिति के द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 47 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अगर अधिक आय है प्रतिदिन तो गरीब नहीं है। उसके बाद बात करें 2011 की जनगणना, उसमें भारत में गरीबी प्रतिशत जो दिखाया गया है वो 21.9% है। और जो 21.9% दिखाया गया वो सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट पर आधारित ये आंकड़े थे। और 2011 में बताया गया कि भारत में 21.9% जो जनसंख्या है वो गरीब है। उसके बाद 2014-15 के बीच 24.8% और 2019-21 के बीच 14.9% भारत में गरीबी है। ये नीति आयोग के आंकड़े ये बताते हैं। ठीक है,
इन दोनों आंकड़ों को आप जरूर याद रखें। नीति आयोग का जो 19 से 21 के बीच का है 14.96%, ये आप जरूर ध्यान रखें। अब आता है MPI। MPI का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये वैश्विक स्तर पर जो जारी किया जाता है वो UNDP और OPHI के द्वारा जारी किया जाता है। अब UNDP और OPHI के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP तो आप जानते होंगे, और OPHI क्या होता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। इसको वैश्विक स्तर पर जो MPI का जो मापन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसका शुरुआत 2010 से किया गया था। कब से किया गया था? 2010 से। और इसमें 3 आयाम पर इस गरीबी को मापा जाता था, वो है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये 3 के अंतर्गत कुल 10 इंडिकेटर हैं। कितने इंडिकेटर हैं? 10 इंडिकेटर को शामिल किया जाता है, और इन्हीं 10 इंडिकेटरों के माध्यम से गरीबी का मापन किया जाता है, और ये 2010 से इसका शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये MPI का एक रिपोर्ट है, उसमें बताता है, जो UNDP और OPHI के द्वारा जो जारी किया जाता है, उस रिपोर्ट में एक बता रहा है कि पिछले 15 सालों की अवधि में भारत में 415 मिलियन कहने का मतलब है 41.5 करोड़ लोग गरीबी के चंगुल से बाहर आए हैं। कब? 2005-06 से 2019-21 के बीच लगभग 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये UNDP और OPHI का जो रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भारत में बाहर आए हैं। ठीक है। अब नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया जाता है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें क्या है, इसमें 12 इंडिकेटर्स शामिल है। उसमें 10 इंडिकेटर्स थे वैश्विक स्तर वाले में, और इसमें 12 इंडिकेटर्स शामिल हैं। कितने हैं? 12 इंडिकेटर्स शामिल हैं। और ये जो नीति आयोग के द्वारा जो MPI का रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसमें किन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, किन आंकड़ों को आधार बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो 4था और 5वां रिपोर्ट है, उसी के आंकड़ों को नीति आयोग द्वारा, उन आंकड़ों का प्रयोग गरीबी के मापन में किया जाता है। और उन आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग का जो MPI रिपोर्ट है, उसमें भारत की गरीबी को 2015-16 में 24.85% था, वो 2019-21 में घटकर 14.96% हो गया है। 2015-16 से 2019-21 के दौरान, काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, 2015-16 से 2019-21 के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। और अगर सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी से बाहर आने वाले राज्यों के बारे में बात करें, तो सबसे अधिक इस दौरान जो गरीबी से बाहर आए हैं, उन राज्यों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गरीबी से बाहर आए हैं, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये टॉप 3 राज्य हैं जहां सबसे जो गरीबी के चंगुल से बाहर आने वाले जो जनसंख्या है, यही 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा गरीबी के चंगुल से बाहर इस दौरान आए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। यहाँ ये मत आप समझिएगा कि यहाँ गरीबी कम है। यहाँ जो टॉप 3 राज्य मैं दिखाया हूँ, वहाँ ये बात को बता रहा है कि जो पिछले जो 5-6 साल के दौरान जो रिपोर्ट MPI जारी किया है, वहाँ पर इस दौरान 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, गरीबी मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर आए हैं, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश। नीति आयोग 2011 के रिपोर्ट के अनुसार, MPI का रिपोर्ट जो जारी किया गया था, उसके अनुसार सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये टॉप 3 भारत में गरीबी वाले राज्य हैं। उसके बाद सबसे अगर कम गरीबी देखें तो सबसे कम गरीबी कहाँ है? केरल में है, उसके बाद गोवा में, उसके बाद सिक्किम में। तो इस तरह से गरीबी से संबंधित जो भी आंकड़े थे वो मैं बताया आपको। अब देखेंगे बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो कई लोग बेरोजगारी का सही डेफिनेशन ही नहीं जानते हैं। तो बेरोजगारी है क्या? तो किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति इच्छुक है और वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, और चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए वो तैयार भी है, इच्छुक भी है,
और अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तब उसको गरीब कहेंगे। तो इच्छुक होना चाहिए सबसे पहली बात कार्य करने के लिए, और वो कार्यशील जनसंख्या होना चाहिए। कार्यशील जनसंख्या मतलब 15 वर्ष आयु से 59 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आश्रित वर्ग का कोई व्यक्ति हो और उसे काम अगर नहीं मिल रहा है तो उसको गरीब कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। तो 0 से 14 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक जो उम्र के व्यक्ति हैं उसको आश्रित वर्ग कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहेंगे। तो सबसे पहली बात किसी कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए व्यक्ति को, और वो कार्यशील जनसंख्या होना चाहिए, और चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई चालू मजदूरी दर अगर 500 है और वो अगर अचानक से 1000 मजदूरी दर मांग दे और उसको काम ना मिले तो उसको बेरोजगार कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं आप बेरोजगारी का मतलब समझ गए होंगे। अब बेरोजगारी के कुछ टाइप्स को देखते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी, जो रोज़गार पाने की इच्छा ही ना रखे और उसको अगर रोज़गार ना मिले तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे, मतलब रोज़गार पाने की वो इच्छा ही नहीं रखता हो, तो वैसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, मतलब चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए वो तत्पर हो, तैयार हो चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको कार्य ना मिले तो उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी में औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण, जैसे ये मशीनीकरण के दौर में आप देखेंगे मशीन कई सारे मजदूरों का कार्य कर दे रहा है। तो मशीनीकरण के दौर के कारण जो उद्योग में जो औद्योगिक क्षेत्र में जो संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है और उस वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रहा है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखें अल्प बेरोजगार, पूरी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं मिलना, उसको अल्प बेरोजगार कहते हैं। अब एक है छिपी हुई बेरोजगारी, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी से। तो छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? ये इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। अदृश्य बेरोजगारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कई सारे लोग रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो सभी लोग रोजगार में लगे हुए नहीं होते हैं। जहाँ कम लोगों का काम होता है वहाँ अधिक लोग दिखाई देते हैं, लेकिन काम कम लोगों, जितना कम लोगों का उत्पादन होगा उतना अधिक लोगों के द्वारा भी उतना ही किया जा रहा है, तो उसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखेंगे कृषि में, आप कृषि में देखेंगे जहाँ 5 लोगों का कार्य है वहाँ 10 लोग लगे हुए हैं और उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होती है। छिपी हुई बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए अगर किसी खेत में 5 लोग लगे हुए हैं तो उसका उत्पादन जो हो रहा है 5 यूनिट हो रहा है। अगर 10 लोग लग गए फिर भी उत्पादन 5 ही यूनिट हो रहा है, तो सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य है। मतलब जब लेबर का संख्या बढ़ा फिर भी उत्पादन का संख्या वही रहा तो सीमांत उत्पादकता तो शून्य हो जा रहा है। तो वही सीमांत उत्पादकता होता है कि जब हम लेबर का इकाई बढ़ा रहे हैं लेकिन जो उत्पादन का इकाई है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो सीमांत उत्पादकता शून्य हो जा रहा है। तो इसमें छिपी हुई बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, और सीमांत जो छिपी हुई बेरोजगारी जिसे परछन बेरोजगारी के रूप में भी बोल सकते हैं, तो वो कृषि में आमतौर पर देखे जाते हैं। और ये परछन बेरोजगारी है उसका जो शब्द है, ऐसा जो कंसेप्ट है सबसे पहले 1936 में रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मौसमी बेरोजगारी आप कृषि में देखेंगे, जैसे देखेंगे कि कई बार जो कृषक होते हैं मौसम वर्षा ऋतु पर आधारित होते हैं, जैसे धान की खेती करने वाले कृषक, तो कृषि अगर वर्षा होगी तो रोज़गार से जुड़े रहेंगे और वर्षा नहीं होती है तो रोज़गार नहीं मिलेगा। तो मौसम के वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और ये कृषि और ईंट भट्टों में भी ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। शिक्षित बेरोजगारी ये आमतौर पर शहरों में देखने के लिए मिलता है, शिक्षित होने के बावजूद भी रोज़गार ना मिलना। ठीक है, तो इस तरह से बेरोजगारी के कुछ टाइप्स को हमने देखा। अब कुछ और देखते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? तो बाजार की दशाओं पर निर्भर होने से बेरोजगारी, जैसे आप कोविड के दौरान देखेंगे, कोरोना के दौरान बाजार की दशा क्या थी? कई लोग अपने रोजगार जो मान के चलिए जो बाजार की दशा थी उस हिसाब से रोजगार को सेलेक्ट कर रहे थे। मतलब
कई उद्योग धंधे जो कोरोना के दौरान बंद हो गए थे, तो लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग रोजगार की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। तो बाजार की दशाओं पर निर्भर जो बेरोजगारी होती है उसी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, तो कभी अर्थव्यवस्था का मंदी पड़ जाना, तो मंदी पड़ने के कारण क्या होता है, रोजगार कम होगा, फिर आर्थिक विकास होगा तो फिर से रोजगार में लोग जुड़ेंगे। तो रोजगार कभी ज़्यादा होना कभी कम होना ये चक्रीय बेरोजगारी कहलाता है, और ऐसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आमतौर पर देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब कुछ मापन से संबंधित बात करते हैं, बेरोजगारी का मापन। तो 2019 में NSSO और CSO को मिलाकर NSO का गठन किया गया। NSSO और CSO को मिलाकर, दोनों संस्था को मिलाकर NSO का गठन किया गया 2019 में। NSSO क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, और CSO क्या होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और यही दोनों को मिलाकर NSO अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया। ठीक है, अब इन आधारों पर देखें तो सामान्य गतिविधि और सहायक स्थिति UPSS, इसमें क्या होता है, कम से कम 30 दिनों तक चलने वाली सहायक भूमिकाओं को भी रोजगार। और इस हिसाब से देखें तो 2021-22 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में 3.3% बेरोजगारी था और अर्बन क्षेत्र में 6.3% बेरोजगारी था, और एग्रीगेट अगर देखें तो 4.1% बेरोजगारी था। और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर देखें तो इसमें क्या होता है, पिछले 7 दिनों में कम से कम 1 घंटा काम किया हो तो उसको बेरोजगारी नहीं कहेंगे। तो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के हिसाब से देखें तो 2021-22 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में 6% बेरोजगारी थी और अर्बन क्षेत्र में 8.3% बेरोजगारी थी, और एग्रीगेट तौर पर देखें तो 6.6% बेरोजगारी दर्ज किया गया। अब भारत में बेरोजगारी दर 2017-18 से 22-23 के बीच में देखें तो मेल का जो बेरोजगारी दर था 17-18 में 6.1% था। अब ये घटकर कितना हो गया है, 3.3%। और फीमेल का जो बेरोजगारी दर था 5.6%, वो घट के 2022-23 में 2.9% हो गया है। अब एक आता है CMIE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये भारत में, इसके अनुसार भारत में जो बेरोजगारी है वो 8.3% है, 8.3% है। और इस आंकड़े के हिसाब से देखें, जो नवीनतम आंकड़ा है उस हिसाब से देखें तो सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य जो हैं उसमें सबसे पहला स्थान आता है राजस्थान का, हरियाणा का, हरियाणा सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य है हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो ये टॉप 5 राज्य हैं जहां पर बेरोजगारी प्रतिशत सबसे अधिक है। हरियाणा पहले स्थान पर, राजस्थान उसके बाद आता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर। और सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य की बात करें तो उड़ीसा में सबसे कम बेरोजगारी, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, मेघालय, उसके बाद महाराष्ट्र। तो उड़ीसा में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। तो इस तरह से हमने गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित जो भी आंकड़े थे और जो भी प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों उन महत्वपूर्ण डेटा को मैंने इस वीडियो में कराने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं ऐसा भी उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको यहां से देखने के लिए एग्ज़ाम में मिले। साथ ही साथ आप जब मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो वहां भी इन टॉपिक से संबंधित जो भी आंकड़े आपको मेंस में लिखने होंगे, यहाँ से कुछ जो डेटा है उसको आप डालेंगे तो आंसर प्रभावी होगा। और इससे संबंधित गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित काफ़ी सारी योजनाएं हैं, तो मैं योजनाओं को नहीं बता रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं उन योजनाओं की बात करने लगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा। उस योजना से संबंधित ही काफ़ी लंबा वीडियो बनाया जा सकता है। तो मैं वीडियो में योजनाओं से संबंधित बात नहीं किया हूँ, लेकिन आप महत्वपूर्ण योजनाओं को देख लेंगे एग्ज़ाम में
बैठने से पहले, जैसे मनरेगा हो गया और भी झारखंड सरकार के भी कई सारी योजनाएं हैं गरीबी और बेरोजगारी को कम करने से संबंधित, तो उन आंकड़ों को योजनाओं को भी आप अवश्य रूप से देख के जाएँ। और झारखंड का जो पेपर 2 है उसमें तो आप योजना को खास करके नवीनतम योजनाओं को ज़रूर कर लें। और नवीनतम योजनाओं से संबंधित गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसको अवश्य देख लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आसानी से वीडियो मिल जाए, गंगा स्टडी में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।